If you have any question during the presentation, please type them into the question box in your Zoom control panel. I will bring them up during the session and we will also have time for question at the end. So over to Akansha ma'am now. Good evening, all of you. Good evening, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, आप लोग, मेरा नाम तो आपको जानवी ने इंट्रो करा ही दिया है। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU में काउंसलर एंड एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। एंड हमारे यहाँ पे एक स्पेशल OPD चलती है एडोलेसेंट क्लिनिक के नाम से। तो वहाँ पे जो भी टीनेजर्स हैं और जिनके किसी भी तरह के क्वेरीज होते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं और जो भी हो सकता है उसको ट्रीटमेंट और काउंसलिंग के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देन अब आज कुछ यूं मुझे ये टॉपिक मिला है, कुछ यूं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो मुझे थोड़ा खुद ही अफोर्ड सा लग रहा था कि नहीं मैं क्या बोलूंगी और कैसे बोलूंगी। सॉरी टू कट यू, थोड़ा सा बहुत सारा थैंक यू मैम कि आपने टाइम दिया। इट वाज रियली बिजी डे फॉर मैम और फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैम जस्ट अराइव्ड एट होम फ्रॉम द OPD एंड वी आर रियली ग्रेटफुल मैम, वी आर रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो जस्ट हम अगर टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम एडोलेसेंट्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट मुझे ये जानना है कि मतलब जस्ट मैं आपसे ये चीजें शेयर कर रही हूँ कि क्या आप सभी में से क्लियर है कि एक्चुअल में टीन एज कितने से कितने एज को कहते हैं? आप सब श्योर हैं कि कितने से कितने एज को जो एडोलेसेंट एज कह लें, जो सॉरी जो टीन एज कह लें, जो वो कितने से कितने आप लोगों को पता है? कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा और कुछ लोग शायद अभी ये चीजें नहीं जानते होंगे कि नहीं हाँ टीनेज एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो 10 to 19 जहाँ पे TEEN जो टीन का जो खत्म होता है वो हमारा टीनेज है, वो हमारे टीनेजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया। और अब बात करते हैं कि इनके बीच में जब एडोलेसेंट एज में होते हैं लोग, उनके साथ कई सारे चैलेंजेस आते हैं। कि हम उस टाइम जब हम बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, तो उनके साथ होता क्या है कि सडन जैसे फिजिकली, मेंटली, सोशली ये सारी चीजें जो होती हैं चेंजेस आते हैं। कई सारी चेंजेस एक साथ उनके लाइफ में आते हैं और उन सब में वो होता क्या है कि वो कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। कुछ बच्चे उन चीजों को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सीवियर एंजाइटी वगैरह उनको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कॉज ये होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबसे बड़ा जो वैल्यू करता है इसमें होती है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसा है। तो एक फैमिली होती है कि जिन्हें जो कि अगर देखा जाए तो एजुकेशन लेवल पे है ही नहीं, तो वो चीजें नहीं समझ सकते क्योंकि भाई उन्हें नहीं पता है, तो इसमें उनकी कोई गलती भी हम नहीं बोल सकते। और दूसरी होती है कि जो एक्स्ट्रा एजुकेटेड लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए, वो अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये भी एक मेन कॉज होता है। अब बात फैमिली की, तो वो बेचारे बच्चों को भी समझते हैं बट दे आर कांट अफोर्ड जस्ट कि वो क्या बच्चे चाहते हैं, किस तरह से वो चीजें चाहते हैं, तो वो अफोर्ड करने के कंडीशन में नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बीच में बच्चों का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। गलती पेरेंट्स की भी नहीं होती, गलती बच्चों की भी नहीं होती। होता क्या है कि गलत जो टाइम होता है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं आता लोगों को, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारे लाइफ में, बच्चों की लाइफ में। तो इससे क्या होता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने लाइफ में हर हर इंसान को आप अपना आइडियल नहीं बना सकते, हर एक से अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ में पार्टिकुलर एक ऐसे पर्सन को रखिए
जिसके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। पार्टिकुलर एक अपना जो भी है जिस पे आपका बिलीव पावर अच्छा हो, उसे अपने के साथ कि आप सारी बातों को शेयर करें। और उन पे पहले तो ये भी ट्रस्ट कीजिए कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी बात सुन के जा रहे हैं और फिर कहीं हमारी वीकनेस को ये किसी वेपन की तरह यूज करेंगे, हमें लाइफ में परेशान कर सकते हैं ऐसे। तो ये चीजें आपको पहले एनालाइज करने की जरूरत होती है। देन बात करते हैं कि आपको किस तरह के लोगों से ये चीजें शेयर करनी चाहिए। अगर आप अपने पीयर ग्रुप में चीजें शेयर करते हैं, तो पीयर ग्रुप हो गए जैसे कि आपके दोस्त हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल से लोग हो गए, तो उनमें हम पढ़ाई के मामले में नहीं कहते हैं नॉट बैड कि कोई बच्चा बहुत स्कॉलर होता है, कोई थोड़ा लो होता है, कोई एकदम लो होता है। तो उस उसके हिसाब से हम नहीं चीजें कह सकते कि नहीं ये बहुत हमारी बातों को समझेगा। तो आपके जो पीयर ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें भी उतना ही पता होता है जितना आपको पता होता है। तो उससे क्या क्या मिलेगा? उससे ये मिलेगा कि वो आपको सही एडवाइस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें भी तो उतना ही पता है जितना आपको पता है, तो उससे ज्यादा वो कहाँ से लाएंगे अपने पास नॉलेज। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक ये कॉज हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पेरेंट्स को, अगर इसमें से आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स को मोटिवेट लोग हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं आपका बच्चा किस तरह से सफर कर रहा है और अपने बच्चों को किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए। अगर उनके अंदर आपको लगता है कि कोई बैड हैबिट आ गई है, फिर एक्सेट्रा जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है, तो पहले ये चीजें आप कीजिए कि इनको कैसे हैंडल करते हैं। उनसे बैठ करके उनकी बातों को सुने, पूरा टाइम दें, अपना 100% अपनी बच्चों के लाइफ को अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए 100% दें। फिर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं हमारा बच्चा इस तरह से हो। लेकिन आप अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपका बच्चा आपके लिए 100% देगा। और फिर सेम चीजें बच्चों पे भी यही होती है। अगर आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते रहते हैं, हमेशा कुछ चीजें ऐसे करते रहते हैं, तो आप भी नहीं एक्सपेक्टेशन रख सकते कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना अफोर्ड करें। तो बात ये होती है कि अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे बैठ करके बात कहने से बात बनती है। अगर आप बात एक दूसरे से शेयर करते हैं तो वो आपकी बातों को समझते हैं और उसके बाद वो किसी निर्णय पे आ सकते हैं। लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी बातों को लेके परेशान होते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, एक बैड मैसेज जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें फिजिकली डेवलपमेंट की, तो जैसे गर्ल्स और बॉयज में कुछ फिजिकली डेवलपमेंट्स होते हैं। लाइक गर्ल्स में आपको पता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, और फिजिकल चेंजेस लाइक बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो उसमें डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ्स आते हैं। बॉयज के साथ भी सेम चीजें ऐसी ही होती हैं। फिर कहीं कहीं वो उन चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और उनसे काफी परेशान हो जाते हैं, जैसे चिड़चिड़ा बिहेव करते हैं। तो जो ये टीन एज का जो एक एज बोला जाता है, इसे आंधी तूफान का एज बोला जाता है। पहले से ही डब्ल्यूएचओ ने इसको डायग्नोसिस कर लिया, मतलब ये बता दिया है कि जो 10 से लेकर के 19 साल की जो एज हम टीनेजर्स की कैटेगरी में रखते हैं, उसमें होता ये है कि इस एज को आंधी तूफान का एज कहा जाता है, जिसमें बच्चे को हर एक चीज करने की क्रेविंग होती है। इनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। सही क्या होता है, गलत क्या होता है, दे कैन अंडरस्टैंड। उन्हें बस ये लगता है कि नहीं, हमें जो अभी हमने सोचा वो डिसीजन वो बहुत सही है। तो ये चीजें होती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये हर चीज इंसल्ट हो गई। अगर ये चीजें बोला हमने और फैमिली मेंबर्स ने नहीं माना, तो इन्हें लगता नहीं, इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी। कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन में डिस्टेंस हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बच्चा कहीं ना कहीं उसमें जो अपराधी प्रवृत्ति कह लेते हैं वो चीजें डेवलप हो जाती हैं, कुछ तरह के डिसऑर्डर्स डेवलप। और कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस के कारण ये हो जाता है कि उनका जो लर्निंग होता है वो डिसेबल हो जाते हैं। उनको
जो उनकी मेमोरी पावर होती है वो काफी वीक हो जाती है। वो किसी चीज को पढ़ने और याद रखने में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेविंग करने में बहुत ज्यादा असमर्थ हो जाते हैं। तो ये एक तो मतलब आपको ये समझ में आया कि मेंटली जब हमें फिजिकली ग्रोथ हो रही होती है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे गर्ल्स में मेंसेस का स्टार्ट होना, तो उस टाइम पे गर्ल्स को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज्यादा बैड तरीके से आता है। कुछ लड़कियों में होता है, कुछ में नहीं होता है, ऐसे बॉयज में भी होता है। लाइक कुछ चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अब अपनी बातों को तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन अब इससे क्या हुआ कि वो मेंटली सफर कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बहुत परेशान है, लेकिन कह नहीं पाते किसी से। अब इससे क्या हुआ कि अब सोशली हार्म की बात करें कि सोशली इफेक्टेड कैसे होता है उनका बिहेवियर, क्यों, अब वो किसी दूसरे बंदे से जो व्यवहार है, चिड़चिड़ापन का व्यवहार करेंगे, तो सामाजिक तौर पे वो क्षतिग्रस्त होता है, जस्ट कि इफेक्टिव होता है। तो ये हो गया कि फिजिकली, मेंटली और सोशली किस तरह से इफेक्ट होता है। आप सब, आई होप कि ये चीजें आप समझ रहे होंगे। तो अब हम कुछ जैसे कि पार्टिकुलरली अगर बात करते हैं, जैसे स्टडी की बात करते हैं, कि उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। वो चीजों में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस हो रही होती है और वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बस ये एक्चुअली मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है, ठीक है, आप कम एज के हो, हमारे तक वो लोग नहीं पहुंचे, तो वैसे अगर कहा जाए कि पर्सनली अगर पूछने की कोशिश करोगे तो शायद कभी कभी कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, वो सपोर्ट नहीं करे। लेकिन अगर वो सच में आपसे बताना ही शांति से उनकी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो, फिर किसी तरह का कुछ अच्छा एडवाइस उन्हें करो। आप नहीं कर सकते तो आप उन्हें बोलो कि नहीं, आप हमें कुछ समय दो, हम किसी से हम इस पे सोच के फिर हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। कभी कभी बच्चों में ऐसे एज है, बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स का हमारे पे इतना प्रेशर है, हमारे पेरेंट्स हमसे इस तरह की नहीं कर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो किसी और चीज में है, बट हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, आप हम इस स्ट्रेंथ में काम करें। तो इससे बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं चीजों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि बच्चे भी समझे। अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो हमें अपने पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये चीजें भी समझनी चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स इतने बड़े हैं, तो अगर सुसाइडल टेंडेंसी आप में आ रही, तो आप डिजर्व नहीं करते ये चीजें, क्योंकि आपने बहुत छोटी बात सोच ली। अगर आपके दिमाग में सुसाइड करने का विचार आया, तो इसका मतलब आपने बहुत छोटी बात सोच ली, फिर आप इतने बड़े सपने को डिजर्व नहीं करते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, किसी भी तरह से उसे अचीव करना होता है। ये नहीं मैटर करता कि वो आप कैसे कर रहे हो, लेकिन ये चीजें ऑप्शन नहीं होती हैं। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि नहीं, ठीक है, हम इसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अगर किसी तरह से परेशान है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पहले ये आइडिया ढूंढो कि ये मत ढूंढो कि हम इसको कैसे पाए, अपने जिद को नहीं मानो। बस ये सोचो कि हम अगले बंदे को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि ये मेरे लिए कन्विंस हो जाए मेरी बात को मानने के लिए। तो वो एक बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है कि नहीं, ठीक है, चलो ऐसे। और ऐसे अभी देखा जाए तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि अभी कोविड के टाइम पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई है। ड्यू टू कोविड फैमिली में कितना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की चीजें देखने को मिली हैं। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए क्योंकि उन्हें बंद कमरे में एक घर में पैक होके रहना पड़ा। और कहीं ना कहीं फैमिली वालों का कुछ बिहेवियर हो गया या फिर कुछ इस तरह की चीजें हो गई जो बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। बच्चों से फैमिली भी इफेक्ट हुई और फैमिली से बच्चे इफेक्ट हुए। तो क्यों हुए? अब ये एक सोचने का विषय है हमें कि कोविड अगर नहीं आया होता तो फिर हम अपने आप को, हम अपनी फैमिलीज को
कैसे समझ, अभी हम कितना दूर थे उनसे हमें पता ही नहीं था। हम कहते हैं नहीं हमारी फैमिली सपोर्टिव है, हम अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन असलियत तो कोविड में समझ में आई जब आप घर में हुए तो। क्योंकि देखो बात यहाँ यही थी कि एक्चुअल में बिहेवियरल प्रॉब्लम थी जो कि हमें कोरोना ने सिखाया कि हमें कहाँ अपने अपने बिहेवियर को सुधारने की जरूरत है। हम अगर घर में हैं तो हम अपने फैमिली के साथ सरवाइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह जब आप अपने वर्क प्लेस पे थे, आप अपने कॉलेज में थे, आपके फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, कलीग से झगड़ा हो जाता है, और फिर हम आके अपने फैमिली में कहते हैं कि नहीं हमारे कलीग से ऐसे हो गया, ये चीजें हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे बिहेवियर में कहाँ प्रॉब्लम थी, कि अभी तक हमारे कॉलेज फ्रेंड से हमारी लड़ाई हो जाती थी या हमारे कलीग से लड़ाई हो जाती थी। तो ये कोविड ने एक बहुत बड़ा मैसेज हमें दिया है कि हम इस चीज को समझें और अपने अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं सुधार। ये हो गया। और देखो बात अगर करने की बात है एक्चुअल में, इस इन सारे टॉपिक पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं बहुत बहुत ज्यादा बात करना चाहती हूँ। बट बात ये है कि अभी मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी इस टॉपिक को लेके। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे आज आप लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हो इस, तो ऐसे मैं इस टॉपिक को अगर नेक्स्ट टाइम चाहूंगी कि सेम टॉपिक पे हम फिर से बात करें और एक प्रॉपर व्यू में, एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस में बात करें। तो मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम दो आप लोग, और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम वापस से इसी टॉपिक के लिए फिर से प्रिपेयर करोगे अपने आप को, और एक माइंडसेट बना के आना कि नहीं आज हमें जो भी चीजें हैं वो एक्चुअल में सही तरह से समझ में आएंगी, और सही तरह से हमें पूरा जो मैसेज है वो एक एक टॉपिक का जो है सो क्लियरली सारी टॉपिक को मैं क्लियर करूंगी। तो ये सोच के आप नेक्स्ट टाइम से फिर से इस पे Thank you for the मिल गया amazing होगा। session, ma'am. Yes, ma'am. मुझे थैंक यू नहीं बोलो क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मैं लेकिन फिर भी मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने इसमें इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया और पेशेंस लेवल के साथ इसमें बने रहे। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि या तो आप मुझे 2 दिन बाद फिर से इसी टॉपिक पे सेम Yes, फिर से ma'am. हम Sure. लोग एक डिस्कशन रखते हैं। ओके। तो Yes, ma'am. ओके, थैंक यू Thank सो you मच so much, ma'am. Thank you so much for this amazing session. We really feel blessed to be the part of this. Thank you so much. ओके थैंक And all of you guys, we appreciate your being here. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Bye bye.